दक्षिण भारत की हम लोग आज चर्चा करेंगे और दक्षिण भारत के काल को संगम काल चर्चा के रूप में देखेंगे। आप ध्यान रख रहे, थोड़ा देर पहले मैं आपको बता रहा था कि पाल वंश, राष्ट्रकूट और दक्षिण भारत का जो इलाका है, गुजरात का गुर्जर प्रतिहार, उधर से राष्ट्रकूट लोग और इधर से पाल, ये तीनों कन्नौज पर अधिकार जमाने की लड़ाई किए। तो दक्षिण भारत की अपनी एक ऐतिहासिक काल है जो संगम काल के नाम से जाना जा रहा है। और संगम काल का इलाका जो है वो कौटिल्य के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत फेमस कवि रहे चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, ठीक है, अपना इन्होंने अहम योगदान दिया है, ठीक है। और इतिहास का जो स्रोत है वो विदेशी पुरातत्वों से लेकर के नहीं, इनके द्वारा लिखा हुआ पुस्तक, उससे बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। हमें लगता है कि इतिहास को पढ़ने से ज़्यादा कौटिल्य का लिखा हुआ अर्थशास्त्र ही पढ़ लेंगे तो हमारा आधा काम हो जाएगा, उधर मेगास्थनीज का लिखा हुआ इंडिका पढ़ लेंगे तो आधा काम हो जाएगा। लेकिन उसके लैंग्वेज को पढ़ना, उसको समझना और समझ के अपनी लैंग्वेज को लिखना, ये हमारे लिए कठिन है। इसलिए इतिहासकारों ने उसको पढ़ा और पढ़ के समझा और समझने के बाद जिस बातों को लिखा उस बातों को आप लोग समझ रहे हैं। इसलिए आप लोग जानते भी हैं कि जब अच्छे स्तर की परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा की हम लोग जब तैयारी करते हैं तो अलग अलग प्रकार के किताबों को, जैसे मेडाइवल का अलग पढ़ना है, एनिसेंट का अलग पढ़ना है, मॉडर्न का अलग पढ़ना है, अलग अलग टीचर का अलग अलग पार्ट क्या है मौजूद है। और टीचर उन्होंने जो अलग अलग इतिहासकारों का, ठीक है ना, बुकों को पढ़ा, उनके द्वारा लिखे गए स्मृतियों को जाना और फिर ये बुक सामने है। बात समझ रहे हो ना? तो सबका अलग अलग पार्ट पर अच्छा रिसर्च रहा है, इसलिए अलग अलग बुक का नामकरण दिया जाता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले बच्चों कौन काल? संगम काल। संगम काल के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कौटिल्य का रचना क्या है? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र का संबंध किससे है बच्चों? राजनीति से। फिर से याद रखो, अर्थशास्त्र का संबंध किससे? ऑप्शन में एकदम सबसे पहला ऑप्शन रहेगा रुपया पैसा। और आप लोग जानते हैं कि रुपया पैसा तो आप लोग पढ़े ही हैं, और हाँ सही बात है, अर्थशास्त्र में तो रुपया पैसा वाला बात होता है, लगा दो। लेकिन कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ध्यान सुनना, कौटिल्य का अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? राजनीति से है। यह याद रखेंगे, रुपया पैसा से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अगर आप रुपया पैसा के चक्कर में फंस रहे हैं तो समझ जाइए आप फंस गए। देखिए, पाणिनि का लिखा हुआ अष्टाध्यायी बुक, पाणिनि बहुत अच्छे व्याकरणी थे, दुनिया का सबसे पहला व्याकरणी पाणिनि, दुनिया को यही सिखाने वाले हैं ग्रामर। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को पढ़ने के लिए व्याकरण की आवश्यकता थी, जिसकी रचना किसने की? पाणिनि। वो कहाँ के थे? बिहार के थे, ठीक है। इसके अतिरिक्त मेगास्थनीज का लिखा हुआ है इंडिका, आपको याद है, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस मिलती है। इसके अतिरिक्त अशोक के अभिलेखों से संगम काल के एवं दक्षिण भारत की राजधानी की चर्चा मिलती है। क्यों नहीं मिलेगा? अशोक का अभिलेख तो वो तो चली गया था, दक्षिण भारत में लेकर के चला गया था, दक्षिण भारत में बहुत सारे राज्यों को जीता, तो दक्षिण भारत की स्थिति को तो पता चलवे करेगा। वो प्रेम कथा आप लोग को सुनाए थे अशोक का, याद होगा। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद दूसरे मंडल में दक्षिण भारत के विभिन्न चर्चा की। क्या मंडल? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। कितने मंडल? 10 मंडल में ये दूसरे मंडल में, ठीक है ना, दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों की चर्चा की गई है। कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र में दक्षिण भारत के राज्य पांडंग राज्य की भी चर्चा की गई, जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए काफी प्रसिद्ध था। याद रखेंगे, उसमें बताया गया है कि पांडंग राज्य दक्षिण भारत इसलिए फेमस, जैसे मान लो महाराष्ट्र आज भी फेमस है, दक्षिण भारत का इलाका है, समझ रहे हो? दक्षिण भारत की इलाका है कौन? महाराष्ट्र, मुंबई। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ खोली गई? मुंबई में। और मुंबई किस इलाका में? दक्षिण भारत में है। उस आदि काल से चल रहा है सूती वस्त्र उद्योग, कहाँ है? दक्षिण भारत में। इसकी राजधानी कहाँ थी? मदुरै। याद आ रहा है? तमिलनाडु का इलाका है बच्चों, कौन सा? मदुरै। मदुरै वल्ली अमल कक्षा 10 में पढ़े थे, तमिलनाडु का इलाका था। उसका धैर्य था मेनिंजाइटिस, मानसिक रोग, है ना। वल्ली अमल अपनी बेटी को दिखाने आई थी, कहाँ? मदुरै। कर्नाटक का भी इलाका है। यहाँ पे लिखता है मेगास्थनीज की रचना इंडिका में कहा गया है कि पांड्य राज्य की शासिका पांड्या थी, जो हेराक्लीज की पुत्री थी। अरे बताने की क्या जरूरत थी? पांड्य की इलाका पांड्या, ठीक है। आप लोग देखते होंगे एक नाम बहुत फेमस है, हार्दिक पांड्या। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो समझिएगा, हार्दिक पांड्या हालांकि रंग का कोई इशू नहीं, लेकिन सांवले हैं, काले हैं, दक्षिण भारत के लोग काले होते हैं। पांड्या एक तरह का वंश है। अब समझ में आ गया?
शासिका पांड्या थी जिसको हेराक्लेज की पुत्री थी। यह हेराक्लेज जो भारतीय भाषा में कृष्ण कहा जाता है, ठीक है। इस हेराक्लीज को भारतीय भाषा में क्या कहा जाता है बच्चों, समझ रहे हो? मेगास्थनीज की रचना इंडिका में कहा गया है कि पांड्य राज्य की शासिका क्या थी, पांड्या थी, जो हेराक्लीज की पुत्री थी। हेराक्लीज को भारतीय भाषा में क्या कहा जाता है, कृष्ण, और कृष्ण को नहीं, पांड्या का पिता कहा गया है, ठीक है। यानी पांड्या का ही बाबू है तो कोई बेटी ना होगा, उलट के बात बोल रहे हैं हम। यानी कृष्ण जो है वो पांड्या के उद्भव माने जाते हैं। अशोक के दूसरे अभिलेख में दक्षिण भारत के 4 राज्य, पहला है चोल, केरल पुत्र, पांड्य और कौन पुत्र, सत्यपुत्र की चर्चा मिलती है। बाद में केरल पुत्र और सत्यपुत्र मिलकर चेर राज्य बन गया। कौन राज्य बना, चेर राज्य। चेर वंश की राजधानी जो है वंजी था, चेर का वंजी, अब पंजी हो गया होगा, ठीक है ना, वंजी। और यह सबसे महत्वपूर्ण राजवंश था। प्रतीक चिन्ह क्या था, धनुष। आजकल झारखंड में एक पार्टी चलती है बच्चों, झामुमो, ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसकी चुनाव चिन्ह धनुष है। उस जमाने में दक्षिण भारत में होती थी, कौन, धनुष। सबसे महत्वपूर्ण शासक क्या नाम है, सेनगुट्ट वन था, यह लालचेर भी कहा जाता है। संगमकालीन चोल वंश की राजधानी उरैयूर था, जिसकी प्रतीक चिन्ह के रूप में बाघ है। और इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन था, कारिकाल। ध्यान सुनना, चोल वंश का शासक का जो सिंबल होता था वो क्या होता था, बाघ, जबकि चेर वंश का क्या होता था बच्चों, धनुष, ठीक है। ये दक्षिण भारत की हम लोग कहानी चर्चा कर रहे हैं, दक्षिण भारत के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। समकालीन पांड्य वंश की राजधानी मदुरै था, कहाँ था, मदुरै था, जिसकी प्राचीनतम चिन्ह जो है वो क्या था, मछली था। और इसका सबसे प्रमुख शासक क्या था, नेडू लजेनी था। क्या नाम था, नेडू लजेनी। संगम काल में पांड्य की राजधानी मदुरै में 3 सम्मेलन का आयोजन किया गया था। प्रथम सम्मेलन का अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे। इस सम्मेलन के बारे में जानकारी का अभाव है, ठीक है, ये बहुत आदिकाल की बात है, अगस्त मुनि बहुत पहले की चर्चा है, जिसके उसके बारे में उस पहला सम्मेलन का कुछ जानकारी मिलता नहीं है। दूसरा सम्मेलन का तोल्कापियर के द्वारा किया गया था। इस सम्मेलन की जानकारी तोल्कापियर की रचना तोल्कापियम नामक व्याकरण ग्रंथ से प्राप्त होता है, जिसकी जानकारी हमें है। इस सम्मेलन में मदुरै के निकट कपाटपुरम आवालय में हुआ था। और तीसरा सम्मेलन जो हुआ था वो अध्यक्षता नक्की कीरर के द्वारा किया गया था। इस सम्मेलन में पुस्तक की रचना किया गया था, जैसे एट्टू टोंगे यह 8 कविताओं का संग्रह था, और पत्तू पाती यह 10 कविताओं का संग्रह है, ठीक है। यह आप लोग नाम सुने होंगे ना, दक्षिण भारत लोगों का नाम अय्यर अय्यर, ठीक है। जैसे आप लोग देखते होंगे वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बहुत सुंदर औरत है, क्या नाम है उसका, अरे वो जेठालाल की गर्लफ्रेंड, क्या नाम है, बबीता जी, और बबीता के हस्बैंड नहीं अय्यर जी। यहाँ पे लिखता है, इस सम्मेलन में दक्षिण भारत के 5 महाकाव्य भी रचना किया गया, जिसमें सबसे प्रमुख महाकाव्य है मणिमेखले था, जिसकी रचना शीतलेशनाथवार नामक विद्वान के द्वारा किया गया। इस महाकाव्य के नायक कोवलम एवं नायिका क्या थी, ककन्नी थी, ठीक है। अर्थात ये महाकाव्य बनाए गए जिस पर फिल्म ही बनाई जाए। जैसे रामायण महाकाव्य है, उसके नायक भगवान राम और नायिका कौन है, माता सीता। उसी प्रकार दक्षिण भारत में महाकाव्य बनाया गया मणिमेखले, और जिसको किसने लिखा है, शीतलेश सतनार ने, जिसमें क्या थे, हीरो कौन थे, कोवलम है, और हीरोइन कौन है, कन्नगी है। इस महाकाव्य में नुपुर अर्थात पायल की कहानी की चर्चा की गई है। पायल समझते हैं, पैर में, अंग्रेजी में एंकलेट कहते हैं, ठीक है। इस सम्मेलन में शिल्पादिकरण नामक महाकाव्य की भी रचना की गई है। नाम तो बहुत टफ है, इलंगो आदिगल के द्वारा किया गया है। जिस्क एवं जीवंका चितामणि नामक महाकाव्य की रचना किसने किया है, तुरुंग देवर के द्वारा किया गया है। कौन सा, देवर के द्वारा इसकी रचना की गई, ठीक है। और इसके बाद आखिरी जो बता है वो सातवाहन। सातवाहन बहुत छोटा है, ठीक है, सातवाहन के द्वारा कुछ किया नहीं गया था, ये वाहने चलाते रह गए थे, ठीक है। इसलिए इनके बारे में थोड़ा मोड़ा जान लीजिए। सामंतवादी व्यवस्था का नींव रखने वाले लोग कौन थे, सातवाहन थे। दक्षिण भारत में सामंतवाद को जन्म देने वाला कौन था, और उस सामंतवाद को आज तक
जारी रखा गया है। बात समझ गए। अभी सामंतवाद क्या होता है थोड़ा देर में हम लोग समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं सातवाहन वंश की महत्वपूर्ण इस वंश के बारे में जानकारी जो हमें प्राप्त होती है वह हाल की एक रचना है जिसका नाम क्या है, गाथा सप्तशती से मिलती है। सातवाहन वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, सिमुक नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था। आपको पढ़ाए थे मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला ये आखिरी वंश है जिसमें ट्रिक में बताए थे हसीन मसूक शाह, ठीक है ना, और शाह मतलब सातवाहन वंश, और ये आखिरी टॉपिक है मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला। क्लियर। अब आप जितना सारा शासक पढ़े होंगे उसमें से आपको अनुभव हो रहा होगा कि इसमें सबसे बेस्ट जो शासक रहा है वो कौन है, मौर्य वंश रहा है। कौन वंश रहा है। और ये जो बीच का जो आपको पार्ट पढ़ाए हैं, ठीक है, इस बीच का जो पार्ट अभी तक जो आप लोग पढ़ रहे थे उसमें एक बार भी सुने हैं कि कोई पटना पर आकर अधिकार किया है, पाटलिपुत्र पर। पाटलिपुत्र का कार्यक्रम चल रहा था, ऐसा नहीं कि वो डूबा हुआ है, लेकिन उस समय कभी कल ऐसा हो जाता है कोलैप्सिंग कि सर एक के टाइम में इनहू इतिहास जा रहा है उनहू इतिहास जा रहा है, तो ऐसा थोड़े कि इन्हें का इतिहास चल रहा है उन्हें का इतिहास रुका हुआ है, सब जगह चल रहा है ना। तो उसको हम लोग ना कोलैप्स करके पढ़ते हैं। बहुत लोग पढ़ते टाइम क्या करते हैं, इस सातवाहन वंश को मगध पर है तो पूरा मगधे के बेर खत्म करेंगे तब एम आएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि समय जिस प्रकार चला है उसी समय के अनुसार क्या करें, पढ़ ले, और उसी समय के अनुसार हम लोग जानकारी लें तो हमारे लिए क्या रहे, फायदेमंद रहे। याद रखेंगे सिमुक नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया। इसने राजधानी कहाँ बनाया, तगर को बनाया। बाद में सिमुक के इस वंश का प्रमुख शासक कौन बनाया, सातकर्णी प्रथम बना। इन्होंने अपनी राजधानी तगर से अंतर्गत करके प्रतिष्ठान ले गया। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद इस वंश का अगला महत्वपूर्ण हाल बना जो काफी विद्वान था। इस वंश का कैमा राजा बना, 17वां राजा बना। इन्होंने प्राकृत भाषा में सातकर्णी नामक पुस्तक की रचना की, साथ ही प्राकृतिक भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दी। यह प्राकृतिक भाषा कौन है, भगवान बुद्ध का पाली भाषा है। कौन भाषा है, और भगवान महावीर का कौन भाषा है, प्राकृत भाषा। समझ रहे हो, उपदेश देने का, ठीक है। हाल में कवि हाल के नाम से ही जाना जाता है, हाल को कवि हाल के नाम से जानते हैं। इनकी मृत्यु के बाद अगला महत्वपूर्ण गौतम पुत्र सातकर्णी राजा बना। अब पूछे कोई आदमी क्या हाल है, तब आप समझा दीजिएगा हाल मतलब क्या, कौन हाल, हम कवि अपने आप को समझ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि कवि का नाम है हाल। और वो बच्चों सातवाहन वंश का था। किस वंश का था, सातवाहन वंश का। गौतमीपुत्र सातकर्णी अभिलेखों से 3 समुद्र का विजेता कहा जाता है, अर्थात इसके अधिकार बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर के क्षेत्र में था। इन्होंने दक्षिण भारत में वर्णाश्रय व्यवस्था को लागू किया था, साथ ही अंतर्राज्यीय विवाह पर भी रोक लगाया। ये क्या है, गौतम पुत्र सातकर्णी जो था वो 3 समुद्र का विजेता माना जाता है, अर्थात पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है और पश्चिम वाला जो इलाका है उसमें अरब सागर है, ठीक है। तो ये तीनों इलाका को अपने अंडर में किया था, इसलिए 3 समुद्र का विजेता भी कहा जाता है। सातवाहन वंश गौतमीपुत्र सातकर्णी के काल में शक शासक नहपान के प्रतिष्ठान क्षेत्र में आक्रमण किया था, जिसमें नहपान की पराजय हो गई और युद्ध मैदान में ही मारा गया। इस प्रमाण महाराष्ट्र के जोगलाथी नामक स्थान से एक सिक्का के ढेर से प्राप्त हुआ। इन सिक्कों पर एक तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी की तस्वीर और दूसरी तरफ नहपान की क्या है, तस्वीर है। गौतम पुत्र सातकर्णी के बारे में अगला महत्वपूर्ण राजा जो बना वो विशिष्ट पुत्र पुलमावी बना। इन सिक्कों पर 2 पतवार वाले जहाज की चित्र नौसेना शक्ति के पर्याप्त विकास का प्रमाण मिलता है। इन्हीं के शासक काल में शक शासक रुद्रदामन ने सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान पर आक्रमण कर दिया, जिसे पुलमावी की पराजय हो गई। ध्यान सुनना, आज के समय हम लोग प्रतिष्ठान का अर्थ होता है, जैसे हम लोग कोई दुकान खोलते हैं उसको हम लोग प्रतिष्ठान बोलते हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाली जगह, या जिससे आपकी प्रतिष्ठा, जैसे आप कोई दुकान खोल रहे हैं, कोई नया चीज खोल रहे हैं तो आपको प्रतिष्ठा ही प्राप्त हो रहा है, प्रतिष्ठा देने वाला चीज है। तो उस प्रतिष्ठान के उद्गम पर सबको हम लोग क्या करते हैं, बुलाते हैं। यही कहता है कि इस वंश का अंतिम शासक यज्ञश्री सातकर्णी बना और इसके मृत्यु के पश्चात सातवाहन वंश क्या हो गया, समाप्त हो गया। सातवाहन वंश के काल में समाज मातृसत्तात्मक था तथा इस वंश के शासक में शीशे का सिक्का को क्या किया गया, जारी किया है। किसके शीशे, शीशे के सिक्के मतलब कांच का सिक्का। सातवाहन शासकों के द्वारा दक्षिण भारत में सामंतवादी व्यवस्था की क्या रखी गई, नींव रखी गई, जो आज तक क्या है, जिंदा है। सामंतवाद अपने आप में एक बहुत जहरीला चीज है, ठीक है।
जिसमें जातिगत चीज़ों को देखा जाता है, बड़ा छोटा देखा जाता है, छुआछूत देखा जाता है। और इस सातवाहनों ने सी क्या डाली थी, नींव डाली थी, जो आज तक क्या है, जिंदा है। इस प्रकार हम लोग बच्चों अब इसको कंप्लीट कर चुके हैं। एनिसेंट हिस्ट्री की कहानी खत्म हो गई। ठीक है, थोड़ा मोड़ा ऑब्जेक्टिव का ट्रोली पार्ट है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, और लगभग ये मान के चलो कि एनिसेंट का जो मेन पोर्शन था वो हम लोगों ने क्या किया है, कंप्लीट किया है। लेकिन अभी थोड़ा मोड़ा जो बाकी है उसको ऑब्जेक्टिव के साथ करते हुए इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। बात समझ